हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे। तो आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी लेक्चरर की सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे क्या मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए हम सीधे सीधे मुदालियर आयोग के बारे में चर्चा करते। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले आपको पता था सबसे पहला जो आयोग बना था वो कौन सा बना था, हमारे पास विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो उसी के क्रम में है ना, वो तो हमने उच्च शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए बना था। लेकिन सरकार को ये लगा कि भाई उच्च शिक्षा में बच्चे तभी तो जाएंगे जब वो माध्यमिक शिक्षा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए सरकार के द्वारा किया गया एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, आपका मुदालियर आयोग रखा गया। चलिए आगे इस पर चर्चा करते हैं। सन 1948 में भारत में, ठीक है, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने और उसकी समीक्षा हेतु ताराचंद समिति का गठन किया था। इस समिति ने 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब देखिए, ठीक है, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ था तो उसी समय सन 1948 में भारत ने क्या किया था, जो माध्यमिक शिक्षा यानी जो आपकी है, आपकी 12वीं तक की शिक्षा है, ठीक है, उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और उसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था, जिस समिति का नाम क्या था, आपका ताराचंद समिति था। तो इस समिति ने आप 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। अब क्या हुआ, इसका सुझाव क्या था, जूनियर बेसिक 5 वर्ष और सीनियर बेसिक 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष किया जाए। ऐसा किसका रिपोर्ट था, आपकी ताराचंद समिति का वो था, ऐसा सुझाव था। ठीक है, अब ताराचंद, अब फिर आगे देखिए क्या है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जूनियर बेसिक स्तर पर क्या हो, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। सीनियर बेसिक स्तर पर मातृभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा हिंदी में शिक्षा दी जाए। जब देश में उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी हो जाए तब माध्यमिक स्तर पर भी राष्ट्रभाषा हिंदी की शिक्षा अनिवार्य की जाए। आगे क्या कहा था इन्होंने, ठीक है, बाह्य परीक्षाओं का आयोजन केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर किया जाए। इन्होंने क्या कहा, जो बाह्य परीक्षाओं का आयोजन केवल माध्यमिक यानी जब क्या कर लो आप 12वीं कक्षा में हो उसी समय आपका जो आपकी क्या है बोर्ड परीक्षा यानी जिसको हम क्या बोलते हैं सार्वजनिक परीक्षा, उसका आयोजन किया जाए। तो ये सारे सुझाव किसके थे, आपके ताराचंद समिति के थे। अब देखिए आगे, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैब, CAB यानी ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैब बोलते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी एजुकेशनल बोर्ड ने क्या किया, इन सुझावों का अध्ययन किया और 1951 में केंद्रीय सरकार के सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा। ठीक है, तो यानी जो आपका इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि जो क्या है आपका जो आपकी मुदालियर आयोग है या जिसको हम क्या बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, उसकी नियुक्ति किसके सुझाव पर की गई थी, उसकी नियुक्ति किसके सुझाव पर की गई थी, कैब के सुझाव पर की गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कहते हैं। उसके सुझाव पर इसकी नियुक्ति की गई थी, किसकी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। ठीक है, अतः सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया, जिसका नाम क्या रखा गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग रखा गया। तो यानी जो आपका क्या है माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसे हम क्या कहते हैं मुदालियर आयोग कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 23 सितंबर सन 1952 को। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुई थी, जो क्या थे आपके, ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के 14 प्रकरणों का अध्ययन किया। अभी जो आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा शिक्षा के कितने बिंदुओं का अध्ययन किया गया, तो 14 बिंदुओं का अध्ययन किया गया। इस आयोग में कुल 10, ठीक है, यानी 9 तो क्या थे आपके अन्य सदस्य थे और एक कौन थे आपकी, एक आपके अध्यक्ष थे, सदस्य थे और एक महिला सदस्य थी। यानी इस आयोग में कुल कितने सदस्य थे आपके, 10 सदस्य थे। अब देखिए हम इन सदस्यों को देख लेते हैं, सदस्य कौन कौन से थे हमारे पास। पैसे दे रहा हूँ। ठीक है, पहले कौन थे आपके, KL श्रीमाली, दूसरी थी आपकी हंसा मेहता। ठीक है, अगला जॉन क्राइस्ट, श्री केदे सयन और रस्ट विलियम मुख्य थे। ठीक है, तो आपको जो यहाँ से याद रखने, एक तो आपको जो एकमात्र महिला सदस्य थी हंसा मेहता जी, उनको ध्यान रखने हैं, और जो दो आपके क्या थे विदेशी सदस्य जॉन क्राइस्ट और रस्ट विलियम, इनको आपने ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र। ठीक है,
भारत के सभी प्रांतों, अब इसके उद्देश्य और कार्यक्षेत्र क्या थे। भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। यानी उस समय भारत में जो भी क्या चल रहे थे आपके पाठ्यक्रम था या जिस प्रकार से भी शिक्षण हो रहा था उस सब का क्या था, अध्ययन करना था और उसको उस स्तर को सुझाव देने के लिए क्या उसको सुधार करने हेतु क्या था, उसमें सुधार करने हेतु क्या था, सुझाव देना था। ये इनका क्या था, उद्देश्य था। माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और सुधार हेतु सुझाव देना, है ना। तो अनुशासन को भी देखना था कि छात्रों का अनुशासन क्यों बिगड़ रहा है, छात्र क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। शिक्षकों के वेतनमान व शर्तों का अध्ययन करना। तो ये सारे के सारे क्या थे, इसके कार्य थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से, ठीक है, इनका उद्देश्य या इन्होंने किन किन चीज़ों का अध्ययन किया। तो पहला तो क्या हो गया, माध्यमिक जो शिक्षा के उद्देश्य पाठ्यक्रम स्थान को निर्धारित करना था। दूसरा, अनुशासनहीनता क्यों हो रही थी उसको। और तीसरा, शिक्षकों के वेतनमान और शर्तों को निर्धारित करना। और तीसरा क्या आता है आपका, आयोग का प्रतिवेदन, ठीक है। पहले दोनों विधियां अपनाई गई, यानी जो हमने इससे पहले पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो साक्षात्कार, है ना, और दूसरी प्रश्नावली, ठीक है। तो ये दोनों विधियां ही इन्होंने अपनाई थी, एक तो साक्षात्कार विधि और प्रश्नावली। जिस प्रकार की विश्वविद्यालय आयोग ने अपनाई थी, उन्होंने भी क्या किया था, अलग अलग कॉलेजों में जाकर, ठीक है, जो उनके समस्याएं थी उनको समझा और उन्होंने कुछ प्रश्नावली तैयार की थी। उन प्रश्नावली को उन्होंने डाक द्वारा अलग अलग लोगों को भेजा था। तो वही दो विधियां किसके द्वारा अपनाई गई आपकी, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा अपनाई गई। अंत में 29 अगस्त 1953 को 244 पन्नों की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसकी इसने जो आपका क्या था, माध्यमिक शिक्षा आयोग था, अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। तो कब प्रस्तुत की इसने, 29 अगस्त सन 1953 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग के सुझाव, अब देखिए उसने क्या कहा, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के दोष। अब इन्होंने पहले तो दोष बताए कि उस समय जो शिक्षा पद्धति प्रचलित थी उसमें क्या क्या दोष थे या पाठ्यक्रम में क्या क्या कमियां थी। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तैयार करना था। यह छात्रों में सहयोग, अनुशासन, नेतृत्व आदि गुणों का विकास नहीं करती थी। यानी उस समय जो भी बच्चे 11वीं 12वीं पढ़ते थे, बस उनके पढ़ने का उद्देश्य क्या होता था, हम 11वीं 12वीं पास कर ले और यहाँ से कॉलेज में प्रवेश ले सके। अन्य किसी भी प्रकार का जो छात्रों का विकास संबंधी कार्य उस समय शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। विभिन्न प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम अव्यावहारिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं थी। अब उस समय आपको पता है जो अलग अलग प्रांत थे, तो सभी प्रांतों की जो शिक्षा थी वो अलग अलग थी, है ना, उनका पाठ्यक्रम भी अलग अलग था और जो वहाँ टीचर वगैरह अपॉइंट किए जाते थे उनको चुनने का प्रोसेस भी अलग अलग था। तो एक ये भी दोष था। शिक्षण विधियाँ दोषपूर्ण है व स्कूलों की समय सारणी ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या थी, उस समय जो प्रचलित माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था थी उसकी एक कमी थी। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के मानदंड तय नहीं थे तथा सह पाठ्यचारी क्रियाओं को उचित व्यवस्था नहीं थी। यानी एक तो पहले क्या है, आपके जो अध्यापकों की नियुक्ति होती थी उस समय उनके लिए कोई मानदंड नहीं थे, है ना। क्या कभी कोई आपका 8वीं पास ही अध्यापक है जो 12वीं क्लास को पढ़ा रहा है, या कभी क्या है कोई, ठीक है, निम्न कक्षाओं में पढ़ा हो लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ा रहा है। तो मतलब कुछ भी मानदंड उस समय निर्धारित नहीं थे, बस जिस तरीके से नियोजकों की मर्जी आती थी वह उसी, या राज्य के जो भी क्या होते थे आपके बोर्ड होते थे वो बस अपने हिसाब से रख लेते थे, कोई नियम मानदंड थे नहीं। अब माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं वित्त संबंधी सुझाव। अब देखो, ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या था, प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था, आपका मुदालियर आयोग द्वारा दिया गया था। प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाए और शिक्षा निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष हो। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रांतों में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया जाएगा उसका पदेन अध्यक्ष कौन होना था, तो शिक्षा निदेशक ने होना था। ऐसा किसने कहा था, ऐसा मुदालियर आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था। चलिए आगे चर्चा करते हैं, आगे और क्या क्या सुझाव दिए गए थे। शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को शिक्षा के संबंध में सलाह देना है, इसीलिए उसका पद कम से कम ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा निदेशक का पद ज्वाइंट सेक्रेटरी के समकक्ष करने की बात किस आयोग के द्वारा कही गई थी, तो किस आयोग के द्वारा कही गई थी, मुदालियर आयोग के द्वारा कही गई थी। तकनीकी शिक्षा हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा को क्या किया जाए, निःशुल्क किया जाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तकनीकी शिक्षा हेतु प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और जो माध्यमिक शिक्षा है उसको निःशुल्क किया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है, प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड के गठन की बात किसने की थी, तो किसने कही थी, आपकी मुदालियर आयोग ने की थी। और सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा को निःशुल्क करने की बात भी किसके द्वारा कही गई थी, माध्यमिक आयोग, या जिसको हम क्या कहते हैं, मुदालियर आयोग के द्वारा ही की गई थी। अब देखिए हम वित्त व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, यानी वित्त यानी जो स्कूलों हैं वहाँ के लिए पैसा कहाँ से जुटाया जाए, इसकी बात भी
किसके द्वारा की गई थी? माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा की। तो इन्होंने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व तो प्रांतीय सरकारों पर है, फिर भी केंद्रीय सरकारों को उनके उन्नयन हेतु राज्यों को मदद करनी चाहिए। अब देखिए उस समय क्या होता था, जो आपके राज्य होते थे उन्हीं राज्यों पर क्या होता था, माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण खर्च वही करते थे, वो अपने हिसाब से पाठ्यक्रम बनाते थे या उस जो भी उनको लागू करना होता था राज्य सरकारें अपने हिसाब से करती थी, है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा कि भाई ये कार्य तो राज्य सरकारों का है, लेकिन केंद्र सरकारों को उनको राज्यों को क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ऐसा सुझाव भी किसके द्वारा दिया गया था, आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के ही द्वारा दिया गया था। अब देखिए ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, माध्यमिक स्कूलों को दिए जाने वाला दान आयकर से मुक्त हो और सरकार स्कूलों के लिए भूमि की व्यवस्था यथासंभव निःशुल्क करें। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो माध्यमिक स्कूल हैं उनको दिए जाने वाले दान को आयकर मुक्त करने की बात किसने कही, तो किसने कही थी, आपकी मुदालियर आयोग ने कही थी। और भूमि की निःशुल्क व्यवस्था करने की बात भी किसने कही थी, मुदालियर आयोग के द्वारा ही कही गई थी। माध्यमिक स्कूलों द्वारा क्रय की गई सामग्री पर कस्टम मुक्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी माध्यमिक स्कूल है ना, यानी 12वीं तक के स्कूल अगर वो कुछ भी सामग्री खरीदते हैं तो उनको क्या मिलनी चाहिए, उसमें टैक्स नहीं पड़ना चाहिए या टैक्स से राहत मिलनी चाहिए। ठीक, आगे बात करें, माध्यमिक स्तर पर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था हेतु उद्योगों पर कर लगाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग द्वारा, ठीक है, माध्यमिक स्तर की तकनीकी शिक्षा हेतु उद्योगों पर कर लगाने की बात कही गई थी। तो किसके द्वारा कही गई थी, आपके मुदालियर आयोग के द्वारा ही ये बात कही गई थी। अब करते हैं हम विद्यालयों को मान्यता देने के संबंध में भी इस आयोग द्वारा क्या क्या बातें की गई, देखते हैं। मान्यता तभी दी जाए जब सभी शर्तें पूरी हों। जो समितियां विद्यालय को सही ढंग से ना चला पाए उन्हें चेतावनी दी जाए, अगर फिर भी वे असमर्थ हो तो विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाए। अब इन्होंने क्या कहा भाई कि जो कॉलेज हैं, ठीक है, तो कॉलेजों को क्या किया जाए, ठीक है, उन्हें पहले क्या होता था आपका, बस किसी ने एक कमरा हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, थोड़ा बैठने की व्यवस्था कर ली तो उसको क्या दी जाती थी, स्कूल चलाने की मान्यता दी जाती थी। लेकिन जो अब ये आयोग आया है ना, इस आयोग ने क्या सिफारिश की कि भाई ऐसा ना हो कि, ठीक है, कोई भी बस बैठने की व्यवस्था कर ले और एक ब्लैक बोर्ड लगा दे और आप उसे स्कूल की मान्यता दे दे। तो उन्होंने क्या कहा, स्कूल को मान्यता तभी दी जानी चाहिए जब वो क्या करें, सभी शर्तें पूरी करें, है ना। जैसे क्या होने, अच्छे बैठने के भवन होने चाहिए, पूर्ण भवन होने चाहिए, विद्यालय में प्लेग्राउंड होना चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए, या अन्य जो भी शर्तें हैं वो शर्तें पूरी करें तभी जीत पाए, है ना। अगर कोई इन शर्तों का पहली बार में उल्लंघन करता है तो उसको क्या दी जाए, चेतावनी दी जाए, है ना। फिर अगर दूसरी बार भी कोई इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो ऐसे विद्यालयों की मान्यता क्या कर देनी चाहिए, रद्द कर देनी चाहिए। ऐसा सुझाव भी किसके द्वारा दिया गया था, मुदालियर आयोग के द्वारा ही दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं विद्यालयों का निरीक्षण। निरीक्षण मंडल में विद्यालय निरीक्षकों के अतिरिक्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अनुभवी प्राध्यापक रखे जाए। उन्होंने क्या कहा कि समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण भी होना चाहिए। और निरीक्षण में क्या होना चाहिए, ठीक है, जो माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं, है ना, उनके साथ साथ कौन होना चाहिए, जो शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, यानी ऐसे विद्यालय जहां बीएड डीएलएड इत्यादि का कोर्स कराया जाता है, उनके अध्यापकों या प्रोफेसरों को भी निरीक्षण में ले जाना चाहिए। तो ये सिफारिश भी इसी आयोग के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखें दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव, यानी किस किस प्रकार का 10+2 3 या 583 किस प्रकार की संरचना होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी क्या कहता है ये आयोग। माध्यमिक शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा के बाद शुरू हो, यह शिक्षा 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के लिए हो और इसकी अवधि 7 वर्ष की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग के अनुसार जो माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो 7 वर्ष होनी चाहिए। और आयु कितनी होनी चाहिए, आयु पूछता है तो 11 से 17 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा सुझाव भी इस आयोग के द्वारा ही दिया गया था। चलिए दोस्तों आगे चलें। यह 2 वर्गों में विभाजित हो और त्रिवर्षीय माध्यमिक सीनियर बेसिक और 4 वर्षीय उच्च माध्यमिक, ठीक है। अब देखो यानी 5वीं तक तो आपकी क्या होगी, प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद इसने क्या लिया, 3 वर्षीय माध्यमिक सीनियर, ठीक है, वर्षीय माध्यमिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीनियर बेसिक, यानी 5 से 8। तो इन्होंने क्या कहा, 3 वर्ष की तो क्या होनी चाहिए, सीनियर बेसिक, जिसे हमने क्या किया 5 से 8, और फिर 8 से 12 तक, यानी 4 वर्ष की क्या होनी चाहिए, आपकी उच्च माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो उच्च, अब इनसे पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग के अनुसार सीनियर बेसिक कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो 3 वर्ष की, या उच्च माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए, 4 वर्ष की होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे, देखिए आगे क्या क्या कहा इस आयोग ने। 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 तक और डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होगा। तो आपसे
पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने सिफारिश की थी कि 12वीं की कक्षा को, ठीक है, डिग्री कोर्स के साथ जोड़ दिया जाए। तो किसने की थी? आपकी मुदालियार आयोग ने ऐसी सिफारिश की थी और इन्होंने 11वीं की कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में रखने की सिफारिश भी की थी। चलिए अब आगे देखते हैं हम आगे और क्या क्या सुझाव इस आयोग के द्वारा दिए गए। ठीक है, जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनती तब तक 10 उत्तीर्ण छात्रों का 1 वर्षीय पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स पूरा करने के बाद विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाए। ठीक है, तो यानी इन्होंने क्या किया कि जब तक 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में ऐड नहीं किया जाता तब तक क्या करें, जिन छात्रों ने 10वीं पास कर ली है उन्हें पूर्व 1 वर्ष का पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स करवाने के बाद कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए। तो आपसे यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता हो ये बनता है कि पूर्व विश्वविद्यालय कोर्स करवाने की सलाह किस आयोग के द्वारा दी गई थी? तो इसी आयोग के द्वारा दी गई थी, यानी मुदालियार आयोग के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा दी गई थी। सामान्य शिक्षा के साथ कुछ व्यवसायों की शिक्षा अनिवार्य कताई बुनाई आदि की व्यवस्था की जाए। तो क्या कहता है यहाँ पर, आपसे क्या पूछा जाएगा कि ठीक है, अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा की बात किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो किस आयोग के द्वारा की गई थी? आपकी मुदालियार आयोग के ही द्वारा अनिवार्य ठीक है व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई थी। आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे क्या क्या इस आयोग के द्वारा सिफारिश की गई? ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक स्कूलों में कृषि शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जाए। इनमें कृषि के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, कुटीर उद्योग धंधों पर बल दिया जाए। ठीक है, तो विशेष कृषि शिक्षा की बात किसके द्वारा की गई थी? मुदालियार आयोग के द्वारा की गई थी, जिसमें बागवानी, पशुपालन और कुटीर उद्योग धंधों की बात की गई थी। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं जो आसपास के उद्योगों को कुशल कर्मकारों की पूर्ति करें। तो बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की बात भी इसी आयोग के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों आगे चर्चा करें। आवासीय माध्यमिक विद्यालय बड़ी संख्या में खोले जाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग ने सबसे पहले यह सिफारिश की कि आवासीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय खोले? किस आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई थी? आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ही ये सिफारिश की गई थी। विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये पूछा गया किस आयोग द्वारा सर्वप्रथम विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट आयोग खोलने की सिफारिश की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी ये विशिष्ट ठीक है, विशिष्ट या विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोलने की सिफारिश माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ही की गई थी। बालिकाओं के लिए अलग बालिका विद्यालय खोले जाएं, जहां संभव ना हो वहां सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो बालिकाओं के लिए अलग विद्यालय खोलने की बात भी इसी आयोग के द्वारा की गई थी, और जहां ऐसा अलग विद्यालय खोलना संभव ना हो तो वहां को एजुकेशन की बात इन्होंने के द्वारा की गई थी। माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संदेशा, यानी इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में क्या क्या सुझाव दिए, उन सुझावों पर हम चर्चा करते हैं। पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसे पूरा कर छात्र समाज में सम्मान पूर्वक रह सके। तो इन्होंने क्या कहा उस समय की, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जो सुझाव जब कमियां बताई थी तो पहली कमी इन्होंने यही बताई थी कि जो उस समय का पाठ्यक्रम है वो क्या, उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो पहली बात इन्होंने क्या की कि जो भी पाठ्यक्रम बने उसका वास्तविक जीवन से कुछ ना कुछ संबंध हो। पाठ्यचर्या, अगली जो सिफारिश इनके द्वारा की गई, पाठ्यचर्या व्यापक एवं लचीली हो, जिससे छात्र अपनी रुचियों के अनुसार विषय का चयन कर सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि छात्रों को अपनी रुचि के विषय चयन करने का अधिकार किस आयोग के द्वारा दिया गया था? कौन सा आयोग के द्वारा दिया गया था? मुदालियार आयोग के द्वारा ही दिया गया था। पाठ्यचर्या में ऐसे विषयों का समावेशन हो जिसके द्वारा छात्र अवकाश के समय का सदुपयोग कर सके। पाठ्यचर्या में विषय एवं क्रियाओं का सहसंबंध, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की बात किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहले इसी आयोग के द्वारा की गई थी। चलिए हम शिक्षण विधियों के संबंध में भी देखते हैं इनके द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए। देखिए, शिक्षण में रटने पर बल ना देकर समझने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए छात्रों को सोचने, स्वयं कार्य करने और निर्णय लेने के अवसर दिए जाने चाहिए। यानी स्वयं कार्य, यानी ठीक है, आप क्या कह सकते हो, ठीक है, स्वयं कार्य मतलब क्या हो गया आपका, एक किस्म से छात्रों को अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया गया है इस आयोग द्वारा। तो रटने पर ना देकर बल्कि अनुभवों द्वारा सीखने पर बल किस आयोग की सिफारिश की गई थी? इसी आयोग के द्वारा यहाँ सिफारिश की गई थी। शिक्षण में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, और सक्रिय भागीदारी की बात भी इसी आयोग के द्वारा की गई थी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग ने यहाँ सिफारिश की थी, या सर्वप्रथम किस आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि ठीक है
कि बच्चों को तथ्यों को समझाने के लिए श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी ऑडियो विजुअल साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वो भी कौन सा आयोग है आपका, मुदालियर आयोग के द्वारा ही सर्वप्रथम ऐसी सिफारिश की गई थी। यानी शिक्षा में तकनीकी के प्रयोग की सर्वप्रथम बात किसके द्वारा की गई थी, मुदालियर आयोग के ही द्वारा की गई थी। ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जो मंद, सामान्य और प्रतिभाशाली सभी बच्चों के लिए उपयोगी हो। यानी ऐसी विधियां अपनानी जो सभी बच्चों को क्या हो, फायदेमंद हो, है ना। जितने भी प्रकार के बच्चे हमारी क्लास में, तो सभी बच्चों को समझ में आए। स्वाध्याय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने बच्चों में स्वाध्याय को प्रोत्साहन देने की बात कही, तो वो है आपका मुदालियर आयोग ने स्वाध्याय पर अध्ययन देने की बात कही। अब हम बात करते हैं अगले के बारे में, पाठ्य पुस्तकों के संबंध में सुझाव, यानी किताबों के बारे में इन्होंने क्या क्या कहा, किताबें किस प्रकार की होनी चाहिए। प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति का गठन किया जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक प्रांत में पाठ्य पुस्तक समिति के गठन करने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी, तो मुदालियर आयोग ने ही ऐसी सिफारिश की थी। केंद्रीय सरकार पाठ्य पुस्तकों के लिए चित्र बनाने में प्रशिक्षण हेतु एक स्वतंत्र संस्था का ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किताबों में पाठ्य पुस्तक बनाने ठीक है, या पाठ्य पुस्तकों में चित्र बनाने हेतु स्वतंत्र संस्था का निर्माण करने की बात किस आयोग के द्वारा की गई, आपकी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा की गई। पाठ्य पुस्तकों में ऐसे प्रसंग ना हो जिससे किसी वर्ग विशेष को ठेस पहुंचे, ये भी हो गया। पाठ्य पुस्तकें बार बार ना बदली जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आयोग के द्वारा यह सिफारिश की गई थी, पाठ्य पुस्तकों को बार बार ना बदला जाए, तो कौन सा आयोग है आपका, मुदालियर आयोग, या जिसको आप क्या कहते हो, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब बात करते हैं चरित्र निर्माण एवं अनुशासन संबंधी सुझाव। छात्र व शिक्षकों के मध्य निकट संबंध स्थापित किए जाएं, ठीक है, तो ये तो खैर है ही। विद्यालयों में खेल कूद, स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस, एनसीसी आदि की व्यवस्था की जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके किस आयोग ने सर्वप्रथम यह बात कही, या किस आयोग में यह बात कही है कि खेल कूद, स्काउटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, रेड क्रॉस, एनसीसी आदि की व्यवस्था स्कूलों में की जाए, तो मुदालियर आयोग के द्वारा की गई। 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना और चुनाव प्रचार गैर कानूनी घोषित किया जाए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आयोग ने यहाँ सुझाव दिया कि बच्चों को राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेने और चुनाव प्रचार गैर कानूनी घोषित किया जाए, तो किसके द्वारा, मुदालियर आयोग के द्वारा। माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में सुझाव, अब देखिए शिक्षकों के संबंध में इस आयोग के द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए। पहला, शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, यानी जो आपके क्या हैं अध्यापक हैं उनको किस किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण के लिए किस प्रकार के अवकाश हो या क्या ना हो, ठीक है। माध्यमिक स्कूलों के लिए 2 प्रकार के शिक्षक होने चाहिए, एक निम्न माध्यमिक कक्षाओं हेतु, दूसरे उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु। आयोग के अनुसार इसके लिए अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण और महाविद्यालय होने चाहिए। अब देखिए इन्होंने क्या क्या, एक तो निम्न माध्यमिक अभी हमने पढ़ा था, यानी 6 से 8। इन्होंने क्या कि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए तो अलग प्रकार के शिक्षक होना चाहिए, और 8 से 12 तक के बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के शिक्षक होना चाहिए। ऐसी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, आपके मुदालियर आयोग। या आपसे पूछा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर पर कितने प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था, 2 प्रकार के शिक्षकों की व्यवस्था का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था, मुदालियर आयोग के ही द्वारा दिया गया था। और इनके लिए अलग अलग प्रकार का शिक्षण महाविद्यालय होने चाहिए, ऐसे भी मुदालियर आयोग के द्वारा ही कहा गया। निम्न माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय राज्य के शिक्षा विभाग से संबंध होने चाहिए, और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। इनका प्रशिक्षण काल 2 वर्ष का होना चाहिए। अब देखिए उन्होंने कहा जो निम्न माध्यमिक यानी जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या होना चाहिए आपका, ठीक है, जो शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है वो राज्य सरकार से संबंध होने चाहिए, है ना। जो राज्य सरकार यानी जैसे हम उत्तराखंड में रहते हो तो जो उत्तराखंड का बोर्ड है यानी उत्तराखंड बोर्ड, उससे संबंध होना चाहिए, और उसको पढ़ाने के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। और इनमें जो अध्यापक पढ़े यानी जैसे बीएड का कोर्स या जो भी कोर्स हो वो कितने साल का होना चाहिए, 2 वर्ष का होना चाहिए। अब देखते हैं हम, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में किसी प्रकार का शुल्क ना लिया जाए, प्रशिक्षण हेतु पूर्ण वेतन अवकाश दिया जाए। अब देखो इन्होंने क्या कहा, जो प्रशिक्षण महाविद्यालय यानी जहां कोई भी बच्चा जैसे बीएड या डीएलएड वगैरह के कोर्स कर रहा है तो उससे उस प्रशिक्षण का शुल्क ना लिया जाए, और उसको क्या है जब भी वो अवकाश पर जाए तो उसको क्या मिले, वेतन भी मिले। यानी प्रशिक्षण जो भी अध्यापक हैं जब उनको प्रशिक्षण दिया जाए तो उनको पूर्ण वेतन के साथ प्रशिक्षण मिलना चाहिए, यानी ये नहीं कि प्रशिक्षण अवधि का वेतन कट जाए। नियुक्ति संबंधी सुझाव, शिक्षकों के चयन हेतु सामान्य नियम बनाए जाए। अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षकों के चयन हेतु सामान्य नियम बनाने का सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी, तो मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा ही ऐसी सिफारिश की गई थी। प्रत्येक गैर सरकारी स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन किया जाए, जिसमें विद्यालय पदेन प्रधानाचार्य। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी, तो ये मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षक आयोग के द्वारा की गई थी। अब देखते हैं हम शिक्षकों के वेतनमान संबंधी सुझाव, यानी शिक्षकों के वेतन हेतु इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। इसके लिए एक समिति का गठन किया
जाए जो समय समय पर महंगाई को ध्यान में रखकर, ठीक है, शिक्षकों के विभिन्न वेतनमान निर्धारित करे। यानी वेतन के लिए इन्होंने एक समिति का गठन करने की बात कही है। अब चलिए आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समान योग्यता और समान कार्य वाले शिक्षकों के लिए वेतनमान समान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के विद्यालय में कार्यरत हो। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाए या गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, अगर वो समान यानी एक ही पद पर तैनात है तो उसको वेतन क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। ऐसी सिफारिश इस आयोग के द्वारा की गई थी, परंतु जैसा कि आपको पता है वर्तमान में इस प्रकार की सिफारिश अभी तक भी लागू नहीं हुई है। और सरकारी ठीक है, गैर सरकारी स्कूलों की बात तो दूर है, सरकारी स्कूलों में भी इसी प्रकार के अलग अलग हमारे देश में अभी भी देखने को मिलते हैं। कहीं पैरा टीचर, कहीं गेस्ट टीचर, अलग अलग प्रकार के रखे हैं। यानी क्या है, व्यवस्था में अभी भी काफ़ी अंतर देखने को हमें मिल रहा है। जबकि इसकी सिफारिश कब कर दी गई थी आपकी, ठीक है, 1953 में ही कर दी गई थी। चलिए आगे करते हैं दोस्तों, प्रधानाचार्यों के लिए उच्च वेतनमान दिया जाए जिसमें योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त हो सके। तो ये भी कोई इतना खास पॉइंट नहीं है, बस आप देख लेना, ठीक है। अब देखिए, प्रांत के शिक्षकों के लिए प्रोविडेंट फंड, बीमा और पेंशन की सुविधा प्रदान की, यानी ठीक है, त्रिस्तरीय सुविधा, यानी प्रोविडेंट फंड, पीएफ, बीमा और पेंशन की बात किस आयोग के द्वारा की गई थी, इस आयोग के, और इसलिए पिछले आयोग के द्वारा भी की गई थी। अब जो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शिक्षकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आयोग द्वारा शिक्षकों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था देने की बात कही गई थी। तो किसके द्वारा कही गई थी, आपके मुदालिर आयोग के द्वारा कही गई थी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, शिक्षकों के झगड़े और कठिनाइयों का निपटारा करने के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड का गठन किया जाए। तो शिक्षकों के झगड़ों को निपटाने के लिए आर्बिट्रेशन बोर्ड के गठन की बात किसके द्वारा की गई, मुदालियर आयोग के द्वारा ही की गई। अब देखिए अन्य जो इंपॉर्टेंट सुझाव है, शिक्षकों को प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति ना दी जाए। ये तो हर आयोग ने ही लगभग कहा है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है किस आयोग ने सिफारिश की गई कि शिक्षकों के बच्चों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाए। तो मुदालियर आयोग के द्वारा। नियुक्ति के बाद जो परीक्षा काल 1 वर्ष हो, और जो ठीक है, तो ये तो होता ही है, जैसे वर्तमान समय भी क्या होता है 2, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड, जिसके बाद आपकी क्या होती है, ठीक है, जब आप प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपका क्या होता है, स्थायीकरण होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष की जाए। उस समय जो सेवानिवृत्ति की आयु थी वो कितनी थी, 58 वर्ष थी। तो इस आयोग ने क्या सिफारिश की कि इस सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष किया जाए। अब छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य हेतु सुझाव, क्या क्या सुझाव दे दें, सभी प्रांतों में स्कूल स्वास्थ्य सेवा शुरू की जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आयोग ने यह सुझाव दिया कि स्कूल में, ठीक है, स्कूल स्वास्थ्य योजना शुरू की जाए। तो किसने, मुदालियर आयोग ने। जैसे आप वर्तमान में भी देखते हैं जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनका निरंतर चेकअप होता रहता है, और अगर उनमें कोई समस्याएं देखने को मिलती है तो सरकार उनका इलाज फ्री में कराती है। तो इस प्रकार के सिफारिश ये काफ़ी पहले हो चुकी थी, किसके द्वारा की गई थी, आपकी मुदालियर आयोग के द्वारा ही की गई थी। स्कूली छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य हो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ष में कम से कम एक बार छात्रों का परीक्षण की बात, स्वास्थ्य परीक्षण की बात किस आयोग के द्वारा की गई थी, मुदालियर आयोग के द्वारा ही। छात्रावासों में पौष्टिक भोजन की व्यवस्था क्या है, यानी जो छात्रों क्या रहते हैं आपके स्कूलों में ही रहते हैं तो उनके लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए, यानी उनको अच्छा भोजन मिले। कार्य दिवस, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में सत्र में कम से कम 200 दिवस, यानी अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो एक साल में यानी एक सत्र में स्कूल कम से कम कितने दिन चलना चाहिए, 200 दिन तो चलना ही चाहिए, और प्रत्येक सप्ताह 35 घंटे कार्य हो, और सप्ताह में एक दिन मध्याह्न अवकाश के बाद सह पाठ्यचर्या क्रियाएं। यानी तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग द्वारा, ठीक है, एक वर्ष में कितने कार्य दिवस की बात की गई, 200, और एक हफ्ते में कितने घंटे, यानी 35 घंटे। अब इन्होंने क्या कि सप्ताह में एक दिन क्या होना चाहिए, आधे ही, यानी आपकी जो 4 घंटियाँ हैं, यानी जो मध्यावकाश होता है उसके बाद पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, ऐसी क्रियाएं होनी चाहिए जो आपके शिक्षण से संबंधित हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात इस आयोग के द्वारा कही गई थी, ठीक है। मध्याह्न के बाद पाठ्य सहचारी क्रियाओं की बात किस आयोग के द्वारा की गई थी, इसी आयोग के द्वारा। सप्ताह में 35 घंटे और वर्ष में 200 दिन। और देखते हैं छात्र संख्या, प्रत्येक विद्यालय में 500 से 750 तक छात्र संख्या होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग के अनुसार विद्यालय में कितनी छात्र संख्या होनी चाहिए, तो 500 से लेकर 750 के बीच में होनी चाहिए। अवकाश, प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में 2 माह का ग्रीष्मावकाश, शीतावकाश, यानी जहां गर्मी पड़ती है तो वहां गर्मियों में 2 महीने का अवकाश, यानी जून जुलाई में हो, और जहां सर्दियां पड़ती हैं तो वहां दिसंबर और जनवरी में 2 महीने का अवकाश हो, और 10-10 दिन के 2 लंबे अवकाश। यानी कहीं जहां गर्मी होगी तो वहां क्या होगा आपका
वहाँ सर्दियों में आपका 10 दिन का, और जहाँ सर्दियाँ पड़ती होंगी वहाँ आपकी गर्मियों में 10 दिन का। और उसके अलावा जो भी सरकारी छुट्टियाँ होती हैं यानी त्यौहार वगैरह की होती है, यानी कुल मिलाकर छुट्टियाँ कितनी होनी चाहिए आपकी, 160 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपका देखिए कितना हो गया, 200 दिन तो स्कूल होना चाहिए, और 160 यानी कितना हो गया आपका 360। और आपको पता है कि एक साल कितने का होता है आपका 365 दिन का होता है। तो यानी जो छुट्टी की अवधि बताई इनके द्वारा, कितनी बताई गई इनके द्वारा, 160। और आप वर्तमान में देखो, अगर आप वर्तमान शिक्षा पद्धति को देखते हो तो उसमें जो कार्य दिवसों की संख्या है वो लगभग 280 के आसपास बताई गई है। 280 या 300 ही समझ लीजिए आप, है ना। तो 280 वर्तमान समय में कार्य दिवस चलता है आपका। शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन परामर्श, प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस आयोग के द्वारा राज्य में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की बात की गई। तो मुदालियर आयोग के द्वारा की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देते समय भविष्य की संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाए। यानी आप ये समझ गए, शैक्षिक यानी अगर बच्चों को क्या है, पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या आती है तो उसके बारे में काउंसलिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई व्यक्ति होना चाहिए। और व्यावसायिक यानी अगर बच्चे 10वीं या 12वीं कर लेते हो तो उसके बाद उनको किस कैरियर में जाना चाहिए, क्या कैरियर चुनना चाहिए, तो उस कैरियर को चुनने में जो सहायता करने वाला हो उसको क्या बोलते हैं, हम व्यावसायिक निर्देशन बोलते हैं। तो इसकी व्यवस्था भी विद्यालयों में की जानी चाहिए, ऐसा सुझाव मुदालियर आयोग के द्वारा गया था। अब हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालयी छात्रों की परीक्षा, यानी इन्होंने परीक्षा के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए उस पर बात करते हैं। बाह्य परीक्षाएं कम की जाए, यह केवल माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति पर हो। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस आयोग ने यहाँ सिफारिश की कि जो बाह्य परीक्षा या जिसे आप बोर्ड परीक्षा के नाम से जानते हो वो केवल माध्यमिक शिक्षा यानी 12वीं कक्षा 12वीं में ही हो। तो मुदालियर आयोग के द्वारा परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग किया। वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं यानी जो परीक्षक की मर्जी पर निर्भर ना करे, है ना। ये नहीं कि परीक्षक ने, किसी बच्चे ने वही उत्तर लिखा है, 1-2 लाइनें ऊपर नीचे कर दी तो परीक्षक ने उसको 20 नंबर दे दिए उसी क्वेश्चन पे, और उसी क्वेश्चन पे किसी छात्र ने उसके मन मुताबिक नहीं लिखा तो उसको 5 ही नंबर दे दिए, जबकि उसके छात्र का कहने का अर्थ वही था। तो इन्होंने क्या कहा कि परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, यानी अगर जो बात उत्तर सही है तो उसका पूरा अंक मिले, और अगर गड़बड़ है तो अंक ना मिले। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा रखने के लिए संचयी अभिलेख का प्रयोग किया जाए। तो छात्रों की प्रगति का ब्यौरा रखने के लिए संचयी अभिलेख का बात किसके द्वारा की गई थी, आपके मुदालियर आयोग के द्वारा की गई थी। मूल्यांकन परिणाम प्रतिशत में न प्रकट कर ग्रेडों में प्रकट किया, इसके लिए पंचपद श्रेणी, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेडिंग सिस्टम की बात किस आयोग के द्वारा की गई थी, मुदालियर आयोग के द्वारा। और इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम के लिए कौन सी श्रेणी अपनाने की बात की, पंचपद श्रेणी, यानी ABCD इस प्रकार की ग्रेडिंग इन्होंने कुछ कही थी, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, पंचपद श्रेणी नाम दिया या प्रणाली नाम दिया। बाह्य परीक्षाओं में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर समविभागीय परीक्षा की व्यवस्था की जाए। अब इन्होंने क्या कहा, समविभाग यानी कंपार्टमेंट, है ना, जो CBSE में काफ़ी पहले से चलती आ रही है और पिछले 2 सालों से उत्तराखंड में भी लागू हो गई है। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई छात्र, है ना, एक विषय में फेल होता है तो उसे उसी कम से कम 1-2 महीने बाद उसी सब्जेक्ट का पेपर देने की छूट हो। अगर उसमें पास हो जाता है तो उसे क्या माना जाए, उत्तीर्ण माना जाए। और पिछले 1-2 साल से उत्तराखंड में भी यह व्यवस्था लागू हो गई है। इसके अनुसार कि अगर कक्षा 12 में, क्या कहता है, कक्षा 12 में कोई छात्र एक विषय में उत्तीर्ण होता है तो वहाँ कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है, जो 1 या 2 में बात होती है। और कक्षा 10 में अगर कोई छात्र 2 विषयों में फेल होता है तो वह उन 2 विषयों की कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकता है, यानी 2 महीने बाद वो परीक्षा होती है वो परीक्षा दे सकता है। अगर वो उसमें उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उत्तीर्ण माना जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं व्यावसायिक शिक्षा, यानी जो व्यावसायिक शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या क्या बातें कही। माध्यमिक स्कूलों में किसी एक हस्त कार्य की अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात किसके द्वारा कही गई थी, तो मुदालियर आयोग के ही द्वारा कही गई थी। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक खोले जाए, ये बात भी कही गई। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अध्ययन की व्यवस्था की जाए। तो गृह विज्ञान अध्ययन की बात किसके द्वारा कही गई थी, मुदालियर। अब धार्मिक शिक्षा, आप देखिए धार्मिक शिक्षा के बारे में इनके क्या क्या विचार थे। माध्यमिक विद्यालयों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा अनिवार्य ना की जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आयोग ने धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा अनिवार्य ना करने की बात कही, तो किस आयोग के द्वारा, मुदालियर आयोग के द्वारा ही ऐसी बात कही गई थी। तो अब देखते हैं हम अंत में मुदालियर आयोग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। ठीक है, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुदालियर आयोग, ये जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, उसने माध्यमिक शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 7 वर्गों में विभाजित किया। आपके कौन कौन से थे, आपका पहला हो गया आपका मानव शास्त्र, अगला हो गया आपका विज्ञान, अगली हो गया आपकी तकनीकी, अगला हो गया आपका वाणिज्य, अगली होगी कृषि, अगली ललित कला तथा गृह विज्ञान,
हर इन्होंने हस्तशिल्प की शिक्षा को अनिवार्य, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया। तो ये आपको सातों जो वर्ग हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन सा वर्ग मुदालियर आयोग के द्वारा नहीं बनाया गया था, या निम्न में से कौन सा वर्ग मुदालियर आयोग द्वारा बनाया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया। अब 3 भाषाओं, इन्होंने क्या किया कि बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक तो मातृभाषा यानी जो उसकी अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग है, दूसरी हिंदी, तीसरे क्या बोले संघीय भाषा तथा अंग्रेजी का सुझाव। यानी 2 तो होगी आपकी, एक मातृभाषा, दूसरी हिंदी, तीसरी यानी जो भारत की, ठीक है, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषा है उनमें से कोई एक, या अंग्रेजी, ठीक है। और धार्मिक शिक्षा अनिवार्य। ये सारी सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, आपकी मुदालियर आयोग द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने क्या कर लिया, जो हमारा मुदालियर आयोग था उस मुदालियर आयोग को हमने समाप्त कर लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको बताया गया निश्चित ही आपके लेक्चरर एग्जाम में काम आएगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लेक्चरर के एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।